हेलो बच्चों, आज की क्लास में भाई हम देखेंगे हमारा टॉपिक अगला जो हमने कल किया था बायट-सवार्ट लॉ, उसकी एप्लीकेशंस को। जैसे मैंने आपसे बोला था कि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बायट-सवार्ट लॉ की एप्लीकेशन, और ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है हमारी। तो भाई आज की जो हेडिंग हो गई वो तो हो गई एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सवार्ट्स लॉ। ठीक है, दो एप्लीकेशन देखेंगे आज हम। एक देखेंगे पहली वाली, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to a long straight wire carrying current। ठीक है, पहली वाली हमारी ये रहेगी जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो किसी डिस्टेंस डी पर दूर है। डिस्टेंस डी बोल दो या ए मान लो, जो तुम्हारा मन करे सो मान लो। ठीक है, फिगर देखते हैं इसका कैसे बनाएंगे। तो ये मैंने एक वायर ले लिया और इसमें करंट आई ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इसको नाम दे दिया, वायर मेरा एक्स वाई है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लाई कर रहा है। ठीक है, कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया, मान लेते हैं कि ए नाम दे दिया इसको। अब यहां कहीं पर एक आपका क्या है, करंट एलिमेंट है। मैंने बोल दिया कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस एल है। तो इतना सा डिस्टेंस लिया हमने, इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको हम आइडियल बोलेंगे, और यही क्या हो गया हमारा, छोटा सा करंट का एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो इससे कुछ एंगल बनाकर, थीटा बना करके हमने लाइन ड्रॉ की, और हमें पता करना है कि इस आइडियल की वजह से इस पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, कितना एंगल बन रहा है यहां पर? थीटा एंगल बन रहा है। और डिस्टेंस जो हमारा यहां से यहां तक हमने मान लिया डिस्टेंस आर है। ठीक है, सारा डिस्टेंस भी हो गया आपके पास। अब हमें पता करना है कि इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, अब जरा देखो इसमें हमें क्या करने को रहेगा। तो मैंने यहां पर थीटा माना, तो इस एंगल को भी कुछ मानेंगे, तो इसको हमने मान लिया फाई। ठीक है, कितना मान लिया? फाई मान लिया। अब जरा इस कंडक्टर के एंड पॉइंट को इस पी से जोड़ देंगे, वाई वाले को, और एक्स वाले को भी यहां से हम जोड़ देंगे। अब इसके साथ में ये एक एंगल बन रहा होगा और एक एंगल ये भी बन रहा होगा। इस एंगल को नाम दे दिया हमने फाई वन, इसको नाम दे दिया हमने फाई टू। ठीक है, अभी हम नहीं कह रहे कि दोनों फाई वन फाई टू बराबर हैं या नहीं है, बस हमने उनको नाम दिया है कि फाई वन है और फाई टू है। ठीक है, अब जरा करने की कोशिश करते हैं भाई, अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग। ठीक है, ये प्रूफ है इसका, अप्लाइंग बायोट-सावर्ट लॉ। कर दीजिए भाई अप्लाई। क्या था हमारा? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया। अब इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी पूरी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे आइडियल की वजह से पी पॉइंट पर। देखिए जरा कैसे करेंगे। यहां पर करना क्या है बेसिकली आपको, ये सारे जो टर्म्स है ना आपके, देखो आई तो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन बाकी के सारे जो टर्म्स हैं इन्हें हमें रिप्लेस कराना है, डीएल को, साइन थीटा को और आर स्क्वायर को। तो एक एक करके इनको रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग आर। अब देखो जरा, आर को अगर रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, या आर की वजह एक काम करते हैं, आपको शॉर्ट तरीके से ले चलते हैं भाई। पहले हम साइन थीटा को रिप्लेस कराते हैं, रिप्लेसिंग साइन थीटा। अब जरा देखो इसमें, यहां पर ये एंगल आपका बन रहा था थीटा, ये एंगल था आपका फाई, और ये एंगल कितना है आपका 90। तो हम क्या बोल सकते हैं कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या है आपका 90 डिग्री दे रखा है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे आपका 90 डिग्री माइनस फाई। तो साइन थीटा जो आपका था वही क्या बन जाएगा आपका साइन 90 माइनस फाई। तो साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है कॉस थीटा। तो यहां पर क्या आ गया आपका कॉस फाई आ गया, यानी कि साइन अपर पेस हो गया कॉस फाई से। ठीक है, अब जरा आर को कर लेते हैं। तो देखो जरा,
आर को रिप्लेस कराना है तो भैया आर को कराना है, और किससे कराओगे भाई आर को रिप्लेस? तो भाई हम आर को रिप्लेस करा रहे हैं इस वाली से, यानी कि बेस लाइन से। ठीक है, किससे कराएंगे? बेस लाइन से कराएंगे। तो भाई वहां पर हमारा क्या आएगा, जरा एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, अब मुझे बेस लाइन से इसको रिप्लेस कराना है, क्योंकि फाइव के सामने वाली तो क्या होती है, परपेंडिकुलर ना। यहां पे क्या आ जाएगा, मेरा कॉस आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर को रिप्लेस करा रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, कॉस फाइव इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा ए अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा आर। ठीक है, यही तो था। बेस आपका ये वाली लाइन हमारी क्या है, ए है, और ये वाला हमारी कौन सी है, आर है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, ए क्यों भैया, आर के लिए निकाल लें हम तो, अरे पूरा ही मिट गया। कॉस फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन आर, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ए अपॉन कॉस फाइव। ठीक है, आर भी रिप्लेस हो गया। ठीक है, हमारा साइन थीटा भी रिप्लेस हो गया और आर भी रिप्लेस हो गया। बचा क्या है अब आपका, बचा है आपका डी एल। ठीक है, क्या बचा हुआ अभी, डीएल बचा हुआ है। तो डीएल को हम कैसे रिप्लेस कराएंगे भाई, डीएल को रिप्लेस कराना है तो बेसिकली हमें पहले एल को रिप्लेस करना होगा। अब एल को रिप्लेस हम आर के टर्म में करना नहीं चाहते, हम करना चाहते हैं ए के रिस्पेक्ट में। तो हमें मालूम है परपेंडिकुलर, और हमारा बेस किस में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है हमारा टेन में। किस में आता है, टेन में आता है। तो टेन फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, फाइव लिया है ना, फाइव के सामने वाला क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, यानी कि एल अपॉन ए। क्या हो गया हमारा, एल अपॉन ए। तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ए टेन फाइव। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो इसको डिफरेंशिएट किया, ये आपका हो गया डीएल। ए डिफरेंशिएट होगा नहीं, इसको अलग कर दिया। और टेन फाइव का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सभी को मालूम होना चाहिए, सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ठीक है, क्या होता है, सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। अब हमारे सारे के सारे टर्म क्या हो गए, वहां से रिप्लेस हो गए, और इन सब की जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है इसे हम क्या कर देंगे, अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो क्या बनेगा, डी बी इज इक्वल टू आई, डीएल की जगह हमारा क्या आया था, डीएल की जगह गया हमारा ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, डीएल तो लिखना ही नहीं है, ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ठीक है, साथ में क्या था हमारा, साइन थीटा की जगह पे हमारा आ गया था कॉस फाइव। ठीक है, क्या आ गया यहां पर भी, कॉस फाइव। अपॉन में हमारा क्या आ गया, आर स्क्वायर की जगह पर हमारा आ गया ए अपॉन कॉस फाइव, यानी ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब देखो जरा, डी फाइव सॉरी डी बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, आई ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव इंटू में आपका कॉस फाइव अपॉन में ए स्क्वायर, वन अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर फाइव। ठीक है, क्या हो गया, सेक स्क्वायर फाइव हो गया। तो सेक स्क्वायर फाइव से सेक स्क्वायर फाइव कैंसिल हो गया, और एक ए से एक ए कैंसिल हो गया। तो डी बी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, यहां पर हमारे साथ में म्यू नॉट अपॉन फोर पाई भी तो था, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। तो क्या आ गया यहां पर आपका, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू में आपका आ गया आई अपॉन ए, और क्या बचा हमारा, इंटू में बचा हमारा कॉस फाइव और डी फाइव। ठीक है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया कि डीबी हमारा जो है, यानी कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है उस छोटे से कंपोनेंट की वजह से वो कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए कॉस फाइव इंटू डी फाइव। अब कर देते हैं इसका पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेशन। तो भाई इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो डीबी का इंटीग्रेशन कर दिया इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन ए, यानी कॉन्स्टेंट टर्म ने बाहर निकाल दिए। इंटीग्रेशन किसका होना है, केवल cos फाइव इंटू डी फाइव का होना है। किसका होना है, cos फाइव इंटू डी फाइव का होना है। और कहां से कहां तक होना है वो जरा देखो, हमें चलना कहां से है भाई, हमें यहां से चलना है ना। तो ये इसके लिए हमें उल्टा चलना पड़ता है, तो क्या करेंगे, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू तक। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसके लिए हमें उल्टा नेगेटिव चलना पड़ रहा है, इसके लिए हमें पॉजिटिव चलना पड़ रहा है। तो ये हमारा नेगेटिव मान लेंगे, इसे हम पॉजिटिव मानेंगे। तो यहां से क्या होगा, डीबी का तो आपका बन गया बी इज इक्वल टू आपका आ गया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू में आपका आई अपॉन ए, और कॉस फाइव का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा भाई, हमारा यहां पर आ जाएगा साइन
फाइव, और कहां से कहां तक है आपका -φ1 से +φ2 तक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। अब क्या करोगे, वन बाय वन पुट करोगे तो क्या आएगा, sin φ2 माइनस साइन माइनस का φ1। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और यहां क्या आ जाएगा आपका sin φ2 माइनस माइनस प्लस sin φ1। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जब आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर दे रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का बड़े आराम से बन जाता है, और 5 नंबर में इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान से देख लेना इसको। तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है। अब इसमें केस क्या लगा सकते हो, एक बार आप sin φ1 है और φ2 है, इनकी वैल्यू को 0 पुट करके देखो, और 90 डिग्री पुट करके देखो फिर क्या निकलता है। अगर 90 डिग्री पुट कर दोगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री पुट करने पे भाई 1 1 2 हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए बन जाएगा। और अगर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, वो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, तो पूरा टर्म ही 0। और फिर क्या करोगे, एक को 0 मानो, दूसरे को 90। क्या मतलब है कहने का मेरा, कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट को बिल्कुल इसके नजदीक ले जाओ या इसके नजदीक ले जाओ, या फिर जस्ट बीचों बीच रखा जाए, तब हमारी क्या कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन इसकी रहती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन देखो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, इसमें आई करंट ट्रेवल कर रहा है। कितना ट्रेवल कर रहा है, आई करंट ट्रेवल कर रहा है, और इसी पे कोई छोटा सा हमने यहां पर एलिमेंट मान लिया, करंट एलिमेंट आई डी, सॉरी हाँ करंट एलिमेंट है तो आईडीएल मान लिया, और इसी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस है भाई हमारा, डिस्टेंस हमारा आर है, ये ओ है, इस पॉइंट पर हमें पता करना है कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, तो ध्यान से देख लेना इसको। यहां भी क्या करोगे आप, अप्लाई कर दोगे, अप्लाइंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, अब क्या होगा यहां पर, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा देखो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल तो 90 बन रहा है, तो साइन थीटा जो आपका था वो क्या हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू सबको मालूम है 1 होती है, तो क्या आ जाएगा यहां पर, साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, यानी डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डीबी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर। अब जरा देखो हमें क्या करना है, अब इसको पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अब स्मॉल एलिमेंट की वजह नहीं, पूरी कॉइल की वजह से निकालनी है, तो क्या करोगे आप, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, डीबी का इंटीग्रेशन तो भाई बी हो गया, यहां पर आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर निकले आया, इंटीग्रेशन हो गया डीएल के लिए। अब एक सर्कुलर कॉइल है, उस सर्कुलर कॉइल के लिए बात करें तो उसकी पूरी लेंथ यहां से लेकर के ये पूरी लेंथ क्या होगी, सरकमफ्रेंस हो जाएगी सर्कल की, क्योंकि लेंथ वही होती है हमारी किसी भी सर्कल की, तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 2 पाई आर, कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। तो क्या बनेगा भाई आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर। तो क्या बचेगा जरा देखो, 2 पाई से ये गया 2 टाइम्स, एक आर से एक आर चला गया, तो सीधी से शब्दों में क्या बचेगा भाई आपका, b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई अपॉन में आ गया आपका 2 आर।
इतनी मैग्नेटिक फील्ड आपकी मिलेगी। जब बात करेंगे हम सर्कुलर कॉइल की, उसकी वजह से उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो ये थी आज की एप्लीकेशंस हमारी बायोट-सावर्ट लॉ की। वीडियो कैसी लगी एक बार बताइएगा जरूर। चीजें समझ में आई हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, पसंद आई हो तो एक बार शेयर भी कर देना, और अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है, जो कुछ भी मन में आ रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।